क्वेश्चंस आ सकते हैं लोअर क्लास से लेकर 6 से लेकर 10 12 ये सब क्लास में लिखेंगे कि कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि जैसे केस स्टडी है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं। ये सब क्या है, ठीक है, ये आप हर एक बच्चे जो 6-7 के भी जानना जरूरी है और उनको एक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अभी हाफ ईयरली में जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस का ड्रिलिंग जो है हम लोग यहाँ इस वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर अगर आपको जानना है क्या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, क्या केस स्टडी है और क्या इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है, तो इसमें इस वीडियो में चैप्टर्स जो है हाफ ईयरली में आने वाले को इसमें डाल दिया गया है और इसको सॉल्व किया गया है। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। दिस इज एस एस नायर एंड यू आर वॉचिंग द चैनल इंग्लिश विद नायर। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन समझना है और आगे उस प्रकार करते रहेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना है और 10 सेकंड के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। फिर मैं जो बता रहा हूँ आपको उसके साथ कंपेयर करना है। जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। विच डिसीजन प्रोटेक्टेड द किंग्स लाइफ? हेल्पिंग द हर्मिट, फॉरगिविंग द इंजर्ड मैन, सीजिंग द ब्रदर्स प्रॉपर्टी, सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द हर्मिट। विच डिसीजन, कौन सा डिसीजन जो है प्रोटेक्ट किया राजा के लाइफ को, किंग्स लाइफ? डिसीजन कौन सा डिसीजन है? हेल्पिंग द हर्मिट, हर्मिट को हेल्प किया वो डिसीजन है। फॉरगिविंग द इंजर्ड मैन को माफ कर दिया। तो ये कौन सा चैप्टर्स का है आप समझ गए होंगे। तो 3 क्वेश्चंस, राइट, 7th स्टैंडर्ड का है। आप के लिए रिविजन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो सीजिंग द ब्रदर्स प्रॉपर्टी, उनका जो भाई का कहानी आप जानते हो, भाई के प्रॉपर्टी को सीज करने का जो निर्णय था। सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द हर्मिट से जॉब ढूंढने के लिए वो निकल पड़े थे। तो किस कारण, कौन सा डिसीजन की वजह से राजा की जिंदगी बच गई? आप जानते हो कि राष्ट्र में जो वो मारने आया था वो मार नहीं सका, ठीक है। तो कौन सा राजा ने डिसीजन जो लिया उसकी वजह से उनकी जिंदगी बच गई? क्या उसने हर्मिट को हेल्प किया उसकी वजह से उसको इंजर्ड मैन को माफ किया, या वो प्रॉपर्टी को सीज किया उनके भाई का जो मारने आ रहा था उसका, या आंसर्स जो ढूंढने निकला, सीकिंग आंसर्स, ठीक है। तो ये कौन सा होगा इसमें से? 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो शुरू करते हैं। Here is your time. Time over. Please what will be the answer? Write in the comment box. Yes, इसने जवाब दिया है A. You are getting it right. Correct. A is the correct answer. Helping the hermit. हर्मिट को हेल्प करने वो लग गया या उसके लिए तभी वो बच गया, ठीक है। क्योंकि वो हर्मिट ने देखा कि वो खड्डा खोद रहा था और उसको खोद रहा था, तो राजा ने भी हेल्प किया उसको। उसकी वजह से टाइम डिले हो गया और वो आया तो पकड़ लिया वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो हेल्प कर रहा था हर्मिट को हेल्प करने का जो निर्णय था उसकी वजह से उनकी जिंदगी बच गई, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। So you have to read silently as I am also reading the question. इसको हिंदी में समझा रहे हैं आपको, इसलिए आपको तुरंत जवाब देना है 10 सेकंड के अंदर, राइट। हाउ डिड द हर्मिट आंसर द किंग्स क्वेश्चन? हर्मिट ने कैसे जवाब दिया, आंसर द किंग्स क्वेश्चन? बाय क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अनदर, एक मौका जो देना दूसरे को हेल्प करने के लिए। बाय इलस्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क का जो एक नमूना बताने के लिए। बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस का वैल्यू दिखा के। बाय रिफरिंग टू अ शेयर्ड एक्सपीरियंस। तो हाउ डिड द हर्मिट आंसर द किंग्स क्वेश्चन? किस प्रकार देखो डायरेक्टली वो, आप जानते हैं कहानी में कि राजा ने जो पूछा उसको तो डायरेक्टली उसने जवाब नहीं दिया कर रहा था, लेकिन इसमें से एक प्रकार से उसको आंसर मिल गया था। कौन सा प्रकार से? क्योंकि वो हेल्प कर रहा था उसकी वजह से, या हार्डवर्क का जो नमूना के रूप में, या दर्शाते हुए
या माफ़ करने का जो वैल्यू है, या अपने जो शेयर्ड एक्सपीरियंस को रिफर करते हुए, तो इसमें से कौन सा 4 कारण में से 10 सेकेंड स्टार्ट करते हैं. You to write your answer in the comment box. Yes, please. Time starts now. Time over. The correct answer. The correct answer is D. By referring to a shared experience. Yes, those who written D in the comment box as answer. You are getting it right. Congrats. चलो आगे देखते हैं. फ्रॉम जल्दी जाएंगे अभी. अब समझ गए होगे क्या करना है. जब केस स्टडी या अलग से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो बता देंगे आपको. तो इसी प्रकार के है ये. दिस इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट. तो यह नहीं लिखा है वो समझ लीजिए, वो कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन है. आपकी कॉम्पिटिशन चेक कर रहा है. एनालिटिकल माइंड और इन स्किल जो है किस प्रकार से कौन सा विकल्प सही है. वाई डिड रुक्मणी most likely asked the beggar to leave. He was eating all their food. He was aggressive and demanding. He was lying about his poor condition. He was making habit of visiting them. Why did Rukmani most likely ask the beggar to leave? रुक्मणी ने बेगर को क्यों जाने के लिए कहा. क्या रीजन. वाई. ही वॉज ईटिंग ऑल देयर फूड, क्योंकि वो खाना पूरा खा रहा था उनका पूरा. ईटिंग ऑल देयर फूड. ही वॉज एग्रेसिव एंड डिमांडिंग, गुस्से में था और डिमांड कर रहा था. ही वॉज लाइंग अबाउट हिज लाइंग यानी यहाँ झूठ बोलना, उसकी जो पुअर कंडीशन के बारे में झूठ बोल रहा था, इसलिए उसने तुरंत उसको निकाल दिया वहाँ से. ही वॉज मेकिंग हैबिट ऑफ विजिटिंग देम, या तो ऐसे उसने आदत बना दी थी, बार बार आ रहा था वहाँ पे. ये 4 में से कौन सा कारण है. ठीक है, अब इसको रिपीट नहीं करते हैं, टाइम में स्टार्ट कर देते हैं. 10 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है, राइट. फिर देखते रहना नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसको. यस, लिखो आंसर और कंपेयर कीजिए. यस, व्हाट इज द राइट आंसर. ऑन 10 सेकंड के अंदर ही जवाब देना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. ही वॉज मेकिंग हैबिट ऑफ विजिटिंग देम. यस, करेक्ट. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. The main purpose of the story A Gift of Chappals is to contrast. तो इस प्रकार जो थीम का मेन पर्पस हो चैप्टर का, वो एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है. तो आपको इस प्रकार याद रखना है. व्हाट इज द मेन एम ऑफ द चैप्टर और पर्पस ऑफ द चैप्टर, थीम ऑफ द चैप्टर. तो मेन पर्पस क्या है स्टोरी का. ये चैप्टर जो है गिफ्ट ऑफ चैप्टर्स का मेन पर्पस क्या है. इट इज़ टू कॉन्ट्रास्ट, यानी विपरीत जो चीज़ दिखाना है. किसमें. चैरिटी टुवर्ड्स ह्यूमंस एंड कंपैशन फॉर एनिमल्स. चैरिटी ह्यूमंस की तरफ और एनिमल्स के प्रति कंपेशन दिखाना, इन दया भावना दिखाना. क्या यह है पर्पस चैप्टर का. द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ एडल्ट. किस प्रकार बच्चे जो है इनोसेंट होते हैं और एडल्ट जो है प्रैक्टिकल होते हैं, इसके बारे में. द टैलेंट ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड आर्टिस्ट. टैलेंट दिखाना चाहते थे, स्किल और अनस्किल्ड आर्टिस्ट के बारे में. द लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड द पुअर. रिच और पुअर का जो लाइफस्टाइल है, जिंदगी उनका रहने का तरीका, ये दिखाते हैं. तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, कौन सा जो दो चीज ऑपोजिट दिखाने के लिए इस चैप्टर का उद्देश्य है. ये 10 सेकंड में जवाब दीजिए. The time starts now. Time over. Write in the comment box. इसने जिसने लिख दिया, वेरी गुड. Let's see. What is the answer? The lifestyle of the rich and the poor. Gift of Chappals का. Yes. Lifestyle of rich and the poor. This is the right answer. Okay, next. Now केस स्टडी. ठीक है, तो केस स्टडी में क्या होता है, अभी घबराना नहीं आप लोगों को. केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसे लिखा नहीं होता केस स्टडी, लेकिन समझना है आपको
तो एक इस प्रकार पैराग्राफ दिया होता है, केस दिया होता है और उसके आधार पे नीचे क्वेश्चन होते हैं 2 3 4, राइट। तो ये केस क्या है, आपके चैप्टर का ही है, तो आप समझिए। इसको मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। आफ्टर फ्यू डेज गोपाल शेव्ड बियर्ड फ्रॉम off of his face and smeared ash on himself. He wore rags and looked disgraceful. His wife was shocked and asked him, "Why are your face half shaven?" "I am dressing up to buy a hifavis," replied Gopal. ठीक है, तो ये हम जानते हैं गोपाल ने क्या किया, उसका बियर्ड को शेव किया, आधा शेव किया और आधे में क्या लगा दिया, ऐश लगा दिया, राख जो कहते हैं। He wore rags and looked disgraceful. फटे फटे पुराने कपड़े पहने। इस वाइफ को शॉक जो शॉक होगी, सरप्राइज होगी, आश्चर्यचकित होगी और उन्होंने पूछा, वाई योर फेस हाफ शेवन, आपका चेहरा आधा क्यों शेव किया हुआ है। तो उसने क्या जवाब दिया, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्फा फिश, किस लिए, खरीदने के लिए हिल्फा फिश। तो मैंने चीज कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया और समझ गए होंगे, वैसे चैप्टर का ही है। तो ये केस को समझते हुए भी यहाँ जो क्वेश्चन को जवाब देना है। तो दिस इज केस स्टडी, राइट। नेम द 3 things he did. क्या क्या 3 चीज किया था। He half shaved his face, he smeared ash on his body, he wore rags, he wore costly clothes. तो 4 में से कौन सा किया। तो आप देखोगे कि ये तीनों जो है, 3 तो दे रखा है, इसमें एक और एक्स्ट्रा है। कौन सा एक्स्ट्रा है उसको नहीं इन्वॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट ABD, ठीक है, A B and D, ये 3, यानी शेव्ड हिज फेस, स्मेड के ऐश और वो कॉस्टली क्लोथ। तो कॉस्टली क्लोथ आप जानते हैं, महंगा नहीं कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा पहना, ये वाला है। तो डी रॉन्ग है। तो इसका तरीका ये है कि पहले रॉन्ग ढूंढ निकालना है, फिर वो विकल्प में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी 3 तो देखो आप समझते हो। आप फेस शेव किया तो सही बात है, ऐश लगाया था सही बात है, फटे पुराने कपड़े पहने सही बात है। तो देखो तीनों में आ गया। अभी जिसमें डी है, ये रॉन्ग वाला, वो विकल्प नहीं चुनना है हमें। तो डी इसमें है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है। इसमें डी है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसमें नहीं है, इसमें भी डी है तो ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा रहेगा, ये। वापस चेक करेंगे A B and C, तो अपना वही है। तो उसने आप शेव किया था उसके फेस को, स्मेट किया था, रैक्स किया था, राइट। तो इस प्रकार से करना आपको, ठीक है। तो यहाँ जो है टाइमर आपको नहीं देते, केस एक समझ जाती है, दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार आपको करना है, राइट। फिर भी आप टाइम में आपको नहीं दे रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर बता दिया। तो इसमें क्या होगा, A B and C, so this is the correct answer, right? So this is how you do case study. तो ये एक आंसर मैंने आपको करके दिखाया, अब बाकी केस स्टडी जो आएंगे उसमें आपको ही करना है। Let's see another one. What was the wife's reaction? ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन। अभी देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं आप, ओके। तो एक बार पॉज करके पूरा पढ़ लेना है इसको और फिर 4 उत्तर में क्वेश्चन करते। मैंने अभी एक आंसर बता दिया आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ, अब इसी में आप ट्राई कीजिए, ठीक है। व्हाट वाज हिज वाइफ रिएक्शन, कम ऑन, टाइमर दे देते आपको, फिर अगर तो समझ गए अभी आपको कैसे करना है। Just 10 seconds. Time over. What will be the answer? क्या आंसर होगा? She thought we was mad, right? तो ये सिंपल इंग्लिश है, इसमें कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। वाइफ का रिएक्शन क्या था जब उसने ऐसा किया था, क्या वो खुश थी, क्या उसने सोचा वो पागल है, या ऊपर का कोई भी नहीं है, या सब है, कौन सा होगा। She thought he was mad, ये आंसर राइट होगा, ठीक है। सो जिसने ये आंसर राइट किया, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो देखिएगा तीनों क्वेश्चन इसी के पैराग्राफ के ऊपर, इसे केस स्टडी कहते हैं। एक केस दे रखा होता है और उसके 2-3 क्वेश्चन होते हैं उसके नीचे, एक ही क्वेश्चन नहीं होते। नाउ ही लुक्स लाइक अ, कैसे दिख रहा था अभी ये करने के बाद, जो गोपाल है वो कैसे दिख रहा था। नाउ ही लुक्स लाइक कैसे दिख रहा था, फिल्थी बैगर, भिखारी, मेला सा भिखारी दिख रहा था, रिच मैन अमीर आदमी दिख रहा था, एक पागल आदमी दिख रहा था, या कॉमन आदमी दिख रहा था, कैसे दिख रहा था। 10 सेकंड है। तो ये फटे पुराने कपड़े, ऑफ शेवन और एसेस लगाने के बाद
गोपाल कैसे दिख रहा था? Just write answer in the comment box. 10 सेकंड और 10 सेकंड के अंदर आपको करना है, गलत हो जाए कोई बात नहीं, आपका यहाँ सीखने मिलता है तो इसमें चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको आंसर करना जरूरी है। यस, आंसर विल बी डी। नहीं, रॉन्ग। क्या आंसर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। डी, राइट, फिल्थी बैगर। नाम भी लिख सकता है, फिल्थी बैगर। कैमेट पर्सन क्या होगा? फिल्थी बैगर। फिल्थी बैगर कैसे लग रहा था? वो मेला सा भिखारी की तरह लग रहा। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, रीड द गिवन एब्स्ट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर से दिया गया है। अभी कौन सा चैप्टर से आपको पहचानना है, राइट? तो देखेंगे ओल्ड कपल में रिच और वगैरह दिख रहा है, डॉग भी दिख रहा है, तो आपको समझ गया होगा कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर का है। यस, एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम, राइट। कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो पूछते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट, बिफोर आई आंसर और बिफोर आई से। सो कौन सा चैप्टर का है तो पहले आइडेंटिफाई करना है। आप सही चैप्टर पकड़ लोगे तो सही आंसर हो गया, अगर गलत चैप्टर समझ गया, मिस इंटरप्रेट किया तो आंसर भी गलत ही होगा। एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम, ठीक है, उस चैप्टर का है, राइट। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट वी रीड द पैराग्राफ गिवन हियर। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 10 in an hour, thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbor. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. Very short paragraph है, आप पोस्ट करके या वापस बैक आके वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। The good souls turned rich suddenly in an hour, within a short time, overnight. Good souls यानी वो दोनों कपल, वो कैसे हो गए रिच हो गए? कैसे? within a short time, right? तो थोड़े ही समय में रिच हो गए, ऐसे हैं। So that we have to find out the answer, right? इस प्रकार गुड सोल्स यानी कपल्स सडनली इन आवर, 1 घंटे के अंदर, या सडनली, या विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय के अंदर, या रातों रात कैसे हो गए रिच? 10 सेकेंड। सोच लिया होगा आपने आंसर अभी तक। थोड़ा मैं टाइम या स्लोली हो जाता हूँ ताकि आपको आंसर सोच सके। वैसे 10 सेकेंड तो दिया जा रहा है आपको। कितना काफ़ी है, हिंदी में समझाया गया 10 सेकेंड, और थोड़ा सा पोस्ट भी दिया जा रहा है। So this is enough for you to find out the correct answer. Yes, what will be the correct answer? Good certain reach. एक ही घंटे के अंदर, विद इन अ शॉर्ट टाइम। ये इसका आंसर होगा विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इन एन आवर। Yes, this is the correct answer. चलो उसी प्रकार से सेकंड देखते हैं। The quality of feasting and sharing. Quality of feasting and sharing shows that क्या दिखाते हैं उनके?
तो काइंडनेस, जनरसिटी, कंसर्न या गुडनेस, क्या दिखा रहा है उनका? यस, 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है आपको। तो समझ गए होगे, इट्स वेरी सिंपल। क्वालिटी ऑफ फीस्टिंग एंड शेयरिंग, जो उन लोग का खाना पीना बाजू में देते थे और शेयर करते थे, ये पूरा चैप्टर में क्या पता चल रहा है? 10 सेकेंड, ओके, टाइम ओवर। तो उसे इस चैप्टर में क्या पता चला, किसका क्वालिटी दिख रहा है? काइंडनेस का, जनरसिटी का, कंसर्न का या गुडनेस का? इसके आंसर लिखा आप लोग ने? बी, जनरसिटी। यस, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जाएंगे, फास्ट जाएंगे। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्लेंटीफुली? प्लेंटीफुली जो है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें से कौन सा है? तो यहाँ देखो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखा है, इसमें से कौन सा है देखना है। इधर इस एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और नाउन। ये जो वर्ड प्लेंटीफुली है, राइट, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 10 सेकेंड। प्लेंटीफुली, write in the comment box. C, adverb. Yes, जिसने adverb लिखा सही है। C लिखा है जिसने, सही है। Don't write complete word, write only question number and ABC, ऐसे लिखिए। adverb ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं कमेंट बॉक्स में। ओके, द फोर्थ वन इसी केस स्टडी के बारे में है। मीनिंग ऑफ स्मॉदर्ड इज, तो देखिए मीनिंग पूछ सकते हैं उन लोग, ठीक है। उस प्रकार वेदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकते हैं। स्मॉदर का मीनिंग क्या हुआ? वेदर इट इज सफोकेटेड, सांस नहीं मिलना, ग्लोड, प्रकाश, चमकीला होना, कैरेस्ट, ख्याल रखना, रिबुक, इंसल्ट करना, चारों में से कौन सा होगा बताइए? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉदर्ड? 10 सेकंड के अंदर बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए, डोंट वेट फॉर द आंसर्स, राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो पोस्ट करके आंसर लिखने के बाद देखिए। This would be the correct answer. A, suffocated. Smothered means A, suffocated. Go next. थोड़ा वीडियो लेंथी जो हो रहा है, लेकिन हर चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में आना है उसको यहाँ डालने की कोशिश की है। और प्रकार के क्वेश्चन भी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वगैरह वगैरह। अभी ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू में जो वैल्यू चेक किया जाता है, इस वैल्यू इज गिवन, विच वैल्यू इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ वैल्यू का मूल्यांकन होता है। हाउ द ओल्ड मैन फेल्ट फॉर एवरीथिंग दैट हैज लाइफ। ओल्ड मैन, अभी ये जो है वो इसी पार्ट का है, राइट, जिनके प्रति उन्होंने कैसे महसूस किया। इट्स फ्रॉम द सेम चैप्टर, एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम। एंग्री, अनहैप्पी, पेशेंट एंड काइंड, अनकाइंड, ठीक है। कौन सा क्वालिटी था ओल्ड मैन में? उनको जिंदगी प्रति कैसे लगा? ओल्ड मैन फेल्ट फॉर एवरीथिंग दैट हैज लाइफ, जो भी लाइफ है, यानी जो भी एनिमल्स है, मैन है, किसी कोई भी है, जीवित है, एनिमेट थिंग, ठीक है, लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग प्रति उनका कैसे रवैया था? गुस्से के तरह था, हमेशा गुस्सा रहता था, अनहैप्पी था, ठीक है, पेशेंट एंड काइंड था, धीरज रखता था, दयालु था, या अनकाइंड था, या निर्दयी था, किस प्रकार का व्यवहार था? तो ये चैप्टर कौन सा है? एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम। उसमें जो ओल्ड मैन है, कपल जो है, उसमें जो वन इज पॉजिटिव कपल्स एंड वन नेगेटिव कपल, इसमें गुड एंड बैड, तो गुड वाला है उसका ही है ऑफिस, राइट, समझ गए होगे। यस, आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। 10 सेकेंड के अंदर ही लिखना है, और क्वेश्चन पूरे होने के बाद या पहले भी लिख सकते हैं आप, समझ गए तो नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। यस, टाइम ओवर। What is the answer? C, patient and kind. Yes, good. Next, assertion and reason, ये आपको खास समझना है।
इस प्रकार किया जाता है। असर्शन एंड रीजन, इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला वाला जो असर्शन है और दूसरा इसका रीजन बताया। तो यहाँ शॉर्ट में देखिए ए और आर ऐसे लिखा होगा, और नीचे जो विकल्प में ए और आर है, तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखा होता, सिर्फ ए एंड आर लिखा है। तो ये समझ लेना, ये वाला वाक्य जो है ए और ये वाक्य जो है आर है, राइट। अब एसेशन क्या बताया, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। अभी कौन से चैप्टर से आप समझ गए होंगे, 2 साल तक शूज के बारे में। यस, इट इज फ्रॉम द चैप्टर क्वालिटी। आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, 2 साल तक मैं उसके पास नहीं जा सका। द शूज आई ऑर्डर्ड हिम टू मेक लास्टेड लॉन्गर देन एवर। तो जो शूज मैंने उनको ऑर्डर किया था वो ज़्यादा रहा। अभी ये जो ज़्यादा रहा इसकी वजह से मैं 2 साल नहीं गया, है ना। तो जो सेकंड जो है वो फर्स्ट का रीज़न है, ए आर ट्रू, दोनों वाक्य सही है कि 2 साल तक मैं नहीं गया। अगर 2 नहीं 5 साल तक नहीं गया लिखा होता है चैप्टर में और यहाँ 2 लिखा तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। लेकिन सेकंड जो है तो शूज़ जो है वो ज़्यादातर टिके रहा, तो ये भी सही है। तो दोनों वाक्य सही है। अभी लेकिन इसमें से भी ये जो सेकंड वाक्य है वो पहले का रीज़न है कि नहीं, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सेकंड जो है आर सेंटेंस, दिस वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसे बताया इसमें फर्स्ट में। सेकंड में क्या बोला है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, लिखने में इज नॉट होना चाहिए, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। सेकंड विकल्प में होगा नॉट द करेक्ट, वरना दोनों एक जैसे दिख रहा है आपको, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और थर्ड देखिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, ऐसे बताया। थर्ड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। अब इस चीज होते हैं जो चारों है, तो आपको टेक्निक बता देते हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले देखिए राइट रॉन्ग देख लेना, दोनों सेंटेंस सही है कि नहीं। अगर दोनों में से एक गलत हो गया ना, तो फिर ये पहले दो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ए भी रॉन्ग देखना ही नहीं है हमें। तो सबसे यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ये 2 में से, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, पहला वाला सही है दूसरा गलत है, तो ये आंसर राइट हो गया। अगर ये आंसर राइट हो गया फिर आपको ये कुछ पढ़ना ही नहीं है, नहीं कुछ समझना है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, पहला वाला गलत है और सेकंड जो है राइट है, ऐसे हो रहा है। तो समझ लीजिए सेकंड डी जो है उसको आपको राइट कर देना है और बाकी कोई क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर दोनों सही है, राइट, अगर आपको दोनों सही है तो क्या करना, तब जाके आपको ए बी देखना। तो पहले तो ये देख लेना है आपको कि चारों में से कौन सा आंसर आने वाला है। तो आप स्टार्ट कहाँ करोगे, नीचे से करोगे, नीचे से इन द सेंस व्हाट यू डू इज, एक मिनट, यस, निशानी सब मिटा देते हैं, यस, सो दैट यू आर इट्स मोर रीडेबल। अच्छा, ये तो रहना चाहिए, क्या मिस्टेक था, या नॉट था, राइट। आई इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि आपको पहले ये दोनों में से वाक्य दोनों सही है कि नहीं, अगर दोनों सही है तब आपको ए या बी विकल्प समझना है, राइट। तो सबसे पहले आपको इसमें से कोई एक गलत है तो ये दोनों में से चुन लेना है। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, सी और डी विकल्प से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ देखो कि पहला सेंटेंस राइट है, राइट, सेकंड सेंटेंस भी राइट है, तो अभी हमें ए बी में से कौन सा राइट है वही देखना है, तो ये दोनों नहीं देखना है। लेकिन सपोज एक गलत हो जाता वाक्य, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 2 years लिखा है, उसके पहले 5 years लिखा है, तो पहले रॉन्ग हो गया, पहले रॉन्ग है तो अपना विकल्प कौन सा होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये वाला डी राइट हो गया आंसर। फिर हमें ये कुछ समझना नहीं है या इस पर देखना ही नहीं है, राइट। तो पहले हमें दोनों वाक्य सही है कि नहीं है देखना है, दोनों में से एक वाक्य गलत है तो ये सी या डी होगा आंसर, राइट। इस पर जाएंगे हम, फिर देखेंगे अगर दोनों राइट है तो इसमें से, अब यहाँ देखेंगे अपना दोनों राइट है, तो अभी इसमें से कौन सा देखेंगे कि ये इसका रीजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कभी कभी दोनों वाक्य सही है लेकिन रीजन नहीं होता है इसका, ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है लेकिन आर उसका रीजन नहीं है, राइट, तो बी आंसर होगा। लेकिन अगर सेकंड वन उसका रीजन है तो ए आंसर राइट होगा। तो ये केस में क्या है, अभी आप बताइए कि पहले में लिखा है कि मैं 2 साल तक नहीं जा पाया, दूसरे में लिखा है कि वो शूज़ जो है वो ज़्यादा टिक रहा। चलिए अभी समझ गए होगे, अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, कैसे करना समझ गए। 10 सेकंड दे रहे हैं आपको एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर, राइट।
वो पूरा दिख रहा है आपको। चलिए 10 सेकेंड ट्राई कीजिए। यस, टाइम ओवर। वही करेक्ट आंसर। समझ गए होगे आप, राइट? यस, मोस्ट ऑफ यू डन राइट। कि यहाँ जो है सेकंड जो है रीजन बन रहा है, राइट? तो ये पहले वाला राइट होगा। आंसर इज ए, बिकॉज तो शूज जो ऑर्डर दिया मैंने वो टिके रहा, इसलिए मैं 2 साल तक नहीं गया। ठीक है, तो पहले का कारण यही है, राइट? तो सेकंड फर्स्ट का रीजन बन रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन है, तो ए होगा। तो यहाँ अपना एक्सप्लेनेशन बन रहा है क्योंकि वो शूज टिके रहा, इसलिए वजह से वो 2 साल नहीं गया, राइट? तो अगर सेकंड उसका रीजन नहीं बन रहा होता है तो आपको लिखना है कि दोनों सही है, लेकिन सेकंड उसका रीजन नहीं है, तो बी आएगा। ओके, समझ गए होगे? तो वही एसेप्शन और रीजन, ये इस प्रकार के का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसको कैसे करना इंपॉर्टेंट था, तो थोड़ा हमने टाइम दिया, लेकिन वो फुली आप समझ गए होंगे। ओके, 9th क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर गेस्टर मेक द शूज? दिस इज ऑफ क्वालिटी चैप्टर का ये। गेस्टर ने कैसे शूज बनाया? मिस्टर गेस्टर ओनली द बूट्स दैट इन ब्लैक कलर में शूज बनाते थे। मिस्टर गेस्टर मेड बूट्स फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर एंड क्राफ्टमैनशिप, अच्छे क्वालिटी के लेदर और क्राफ्टमैनशिप से बनाते थे। मिस्टर गेस्टर मेड द बूट्स यूजिंग ओनली लेदर, ओनली होना चाहिए, ओनली लेदर कैसे? मिस्टर बूट्स यूजिंग रिसाइकल प्लास्टिक्स। तो कैसे शूज बनाते थे? काला कलर का शूज बनाते थे, अच्छे क्वालिटी का लेदर और क्राफ्टमैनशिप से, या सिर्फ लेदर के शूज बनाते थे, या प्लास्टिक के? कम इतना समझ गए होगे अभी। चैप्टर का ये है, इट्स फ्रॉम द चैप्टर क्वालिटी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। This time over. What is the correct answer? B. Mr. Bessler made moves from the finest quality leather and craftsmanship. Right. B is the correct answer. Okay, next. Why did seven समझ गए होगे कौन सा क्लास चैप्टर ऑफ द कोर्स? Why did 7 find it hard to believe that Mr. Nath was a criminal? तो यहाँ देखते हुए चैप्टर आप ख्याल होगा कि एक जो है उसको अच्छा समझते हैं, एक उनको बुरे समझते हैं। किसको? मिस्टर नाथ को। तो 7 जो था वो मिस्टर नाथ को अच्छा व्यक्ति समझता था, क्रिमिनल नहीं समझता था। तो क्यों क्रिमिनल नहीं समझता था उसको? वो इंजर्ड, क्योंकि जो मिस्टर नाथ थी, यानी यहाँ मिस्टर नाथ हुआ, मिस्टर नाथ इंजर्ड थे, मिस्टर नाथ वीक थे, मिस्टर नाथ हमेशा पोलाइट रहते थे, या उसके पास नौकरी नहीं थी। क्या कारण की वजह से 7 उसको क्रिमिनल नहीं समझता था? यस, 10 सेकेंड। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। The last chapter of the reader honeycomb for your first term course. तो अगर आपने वीडियो ये चैप्टर नहीं समझे हो, या थोड़ा सा वाकिफ हो, जो भी हो, तो आपको वीडियो इस चैप्टर के मिल जाएंगे, डोंट वरी, इन दिस चैनल से। इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लाइक और शेयर कीजिए जो अगर ये वीडियो पसंद आया तो। ये आंसर क्या होगा? हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दिया कई लोग ने। He looked weak. Yes, B. इंजर्ड नहीं था, पोलाइट नहीं था, नौकरी नहीं था। He looked weak. B is the right answer. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का ये वैल्यू चेक है। व्हाट वैल्यू डज द पोएम द स्क्विरल डिस्प्ले? स्क्विरल पोएम में कौन सा वैल्यू दिख रहा है? इक्वालिटी, बॉन्ड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन, उनके बीच में, या दोनों इक्वालिटी दिख रहे हैं? बोथ ऑफ द अबव। यस, कौन सा है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। वी आर नॉट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, माइंड बेड। इस प्रकार के वैल्यूज को चेक करते हुए क्वेश्चन हो सकते हैं।
द करेक्ट आंसर इज बोथ। दोनों पर देखते हैं, इक्वलिटी और बॉन्ड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन, दोनों जो वैल्यूज है इस पोएम के अंदर संकेत होता है। चूज द लाइन दैट मीन्स द फॉलोइंग, ही इज नॉइजी ऑन पर्पस, रिबल पोएम में से, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में पोएम नहीं लिखा होगा, आपको समझना है कौन सा पोएम है। ही इज नॉइजी ऑन पर्पस, इसका मतलब क्या हुआ, द पर्सन टॉक्स टू बी वन ऑफ द क्राउड, व्यक्तियों के भीड़ में से एक व्यक्ति बात कर, द पर्सन टॉक्स टू डिस्टर्ब अदर्स, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए या अटेंशन खींचने के लिए, एंड गेट नोटिस्ड व्हेन द पोएट टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, पाठ के दरमियान जो पोएट बात कर रहा है, व्हेन द टीचर डज नॉट स्पीक, टीचर जब बात नहीं करता है, ही इज नॉइजी ऑन पर्पस, जानबूझ के आवाज करते रहता है ना, इसका मीनिंग ये हुआ। लेकिन इसमें से कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस आपको ये इक्विवेलेंट लगता है? 10 सेकंड के अंदर, कम ऑन। फाइंड योर आंसर्स। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पेज में लिखिए आंसर, लिखिए, आंसर लिखना जरूरी है, आंसर बताए उससे पहले, तभी आप सीख पाओगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, पहले आप गलत करो, बाद में आप सीखते रहोगे। तो गलत करने से डरना नहीं है, गलती करने से डरना नहीं है। Guess what is the correct answer? कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं। The correct answer is B. The person talks to disturb others and get noticed, है ना। He is noisy on purpose, जानबूझ के noisy कर रहा है, purpose, on purpose, जानबूझ के, ओके, इसलिए किसी को डिस्टर्ब करने के लिए और ध्यान खींचने के लिए, टू गेट सेंटर ऑफ अटेंशन। B is the correct answer. Next, choose the line that means the following. तो इसी प्रकार लाइन का इंटरप्रिटेशन जो है इक्विवेलेंट सेंटेंस, क्योंकि ये जो पोएटिक लैंग्वेज, मेटाफोरिकल लैंग्वेज वगैरह लिखा होता है, तो उसका इक्विवेलेंट कौन सा सेंटेंस है? द रिबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ तो आपको समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये लाइन का मीनिंग इस चारों वाक्य में से कौन सा निकल रहा है? द रिबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, वो उसके बाल को लंबे होने दे रहा है। देखो मैं कीवर्ड लगा रहा हूँ, है ना, तो बिकॉज पूरा सेंटेंस आपको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, यू कैन नॉट ट्रांसलेट, सो कीवर्ड इज इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड सेंटेंस। द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, वो अपना बाल को शॉर्ट करा, देखिए यहाँ मैंने लॉन्ग अंडरलाइन किया, यहाँ शॉर्ट कर दिया। द रिबल कलर हिज हेयर, यहाँ कलर की वर्ड हुआ। द रिबल हैज नो हेयर, उसके बाल नहीं है। तो ये चारों में से कौन सा, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, कलर या नो हेयर, ये चारों में से कौन सा मीनिंग निकलता है इसका? द रिबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, ठीक है, मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना है ये वाक्य का मीनिंग ये चारों में से कौन सा निकल रहा है। पहले में लॉन्ग हुआ, सेकंड में शॉर्ट हुआ, थर्ड में कलर और फोर्थ में नो हेयर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, time over. What will be the correct answer? A. Yes, A is the correct answer. The rebel lets his hair grow long. Refuses to cut his hair. देखो वो अपने बाल को कट करने से मना करता है। मना करता है इसका मतलब क्या हुआ कि लंबा करता है ना। कट करने के लिए मना करता है, इसका मतलब बाल को लंबा करना चाहते हैं। तुम कट नहीं करेगा तो क्या होगा, बाल क्या होगा, लंबे होते जाएंगे, छोटा थोड़ी होंगे, कलर थोड़ी होगा, बाल निकल जाएंगे। नहीं, रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, अपना बाल को कट करने से मना कर रहा है तो लंबे होंगे। तो ये आंसर राइट हुआ, ए। तो इस प्रकार देगा आपको सेंटेंस को इंटरप्रेट करना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये सब आपके CBQ कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। Read the given extract, answer the question that follow. Reasoning based question अभी, right? This was taken from a sample paper. My brother days, ये poem में से कौन सा poem समझ लीजिए? My brother days, and there is says, not days, it is says. So there will be some technical or pending area. Don't worry. Says, my brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. अब पोएम में से एक संज्ञा है, आपको इसके आधार पे सब क्वेश्चन दिए है, उसको जवाब देना है। The ghost lives under the wooden covering. The ghost lives under the wooden covering. ये इसमें से कौन सा
सही होगा। ऑफ द बोर्ड, ऑफ द शेड, ऑफ द डोर, ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का, डोर के नीचे, शेड का या बोर्ड का, कौन सा है? 10 सेकेंड, कम ऑन। इजी है, दिखाई देगा। कीवर्ड से पता चलेगा आपको, बोर्ड, डोर, फ्लोर या शेड, किसके नीचे से। तो ऑफकोर्स आप जानते हो, इट विल बी विच वन? यस, ऑफ द फ्लोर। तो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, ऑफ द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर इज राइट आंसर। ये समा इंटेलिजेंट ऑलरेडी प्रिपेयर। देखिए ये वीडियो आपको चालू करने से पहले एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? सब तैयारी होने के बाद आपको इसको अपेयर करना है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, और एक ही सीटिंग में बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? और ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। पेज ले लीजिए, उसमें कीजिए। इफ यू आर लाइव ऑनलाइन देन ट्राई टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अथवा एक पेज में लिखिए, लेकिन आंसर्स पहले 10 सेकंड के अंदर आपको लिखना है, ठीक है? इस प्रकार आप एक टेस्ट करोगे और लर्न करोगे। So this is only after you complete all the chapter study, right? It will jump out to, इसका मतलब क्या हुआ? Injure him, kill him, cut off the poet's head या shake hands। चलो तो क्या होगा? 10 सेकेंड। मीनिंग आप समझ गए हो, बहुत आसान है, तो समझाने की जरूरत नहीं है। इंजर करना, किल करना, कीवर्ड चाहे तो अंडरलाइन कर देते हैं। इंजर हिम, किल हिम, कट ऑफ द पोएट्स हेड, है ना? शेक हैंड्स, आई विल जंप आउट, इट विल जंप आउट, है ना? इसमें लिखा है। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा है? 10 सेकेंड्स। इस टाइम और करेक्ट आंसर C. Yes, C. Cut off the poet's head. It will jump out to means C. Cut off the poet's head. Okay, next question. Just skip on quickly to the next question. Dare to set foot inside means go inside to open the window, put one foot forward, daring act. Dare to set foot inside, इसका मतलब क्या होता है इसमें से? Go inside, अंदर जाना, ये ना, is dare to put set foot inside. What is the meaning of this? To open the window, खिड़की खोलना, to put one foot forward या daring act, dare करना, क्या मीनिंग होता है? चलो 10 सेकेंड। और what is the correct answer? The second answer will be go inside. Yes, A is the correct answer. The guess getting it right. Congratulations. Keep it up. That means you have studied. देखिए पढ़े बिना आप अपेयर करोगे तो नहीं आएगा, गेस नहीं करना है आपको। नेम द पोएट ऑफ द पोएम, ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो सब पोएम के पोएट के नाम आप याद कर दीजिए, ठीक है? पोएट के नाम बताना है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम, कौन सा पोएम? तो ये पोएम का नाम ही नहीं लिखा है, राइट? सो दिस इज अमेजिंग। तो पोएट का नाम होना चाहिए, पोएम का नाम होना चाहिए। शेड का कौन है? इट इज द पोएम द शेड, है ना? द शेड, शेड का पोएट कौन है इसमें से? जॉन कीट्स, फ्रैंक प्लाइनिंग, W.B. येट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, सब पोएट्स के नाम है। इसमें से ये पोएम जो है किसने लिखा है? 10 सेकेंड। यस, आंसर विल बी क्या होगा? इसका मतलब क्विकली बी। यस, फ्रैंक प्लाइनिंग।
दोस आर गोइंग फॉर बी, गेटिंग राइट। वैसे देखो पोएम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर जो दिया रखा है ना रीजनिंग टाइप, और वो एक स्टैंसा दे रखा है, तो ऑब्वियस ये स्टैंसा का पोएम हुआ ना। तो वो कौन सा पोएम था? द शेड, राइट। तो अगर नहीं दिया तो भी आपको इस प्रकार समझना है कि जो मेन क्वेश्चन दिया था केस स्टडी या इस प्रकार से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो वो जो पैराग्राफ नीचे जो 4 क्वेश्चन है उसी पैराग्राफ के होते हैं या उसी पोएम के होते हैं। सो नेम द पॉइंट ऑफ द पोएम दैट मीन्स अंडरस्टूड द पोएम अबाउट, दैट इज द शेड। ओके, and let's see another question. This is from another poem, of course. अभी क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो रीजनिंग का टाइप खत्म हो गया, तो 4 क्वेश्चन थे। होपफुली आपको 4 आंसर राइट हुएंगे, नहीं हुआ तो वापस एक बार इस प्रकार का स्टेंजा लेके आपको ट्राई करना है, राइट। दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द पोएम। व्हाट इज द पोएम चीवी मेनली अबाउट? जो थीम है, पर्पस है, एम है पोएम का, ओके चैप्टर का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है इसी प्रकार से। व्हाट इज द पोएम मेनली अबाउट, तो घुमा के पूछते हैं व्हाट इज द एम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पोएम, व्हाट इज द पोएम मेनली अबाउट, किसके बारे में? द इंस्ट्रक्शन द एडल्ट गिव करके, जो इंस्ट्रक्शन जो एडल्ट देते हैं बच्चों को, ठीक है, इसके मेनली अबाउट मीन्स द थीम ऑफ द पोएम, इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं एडल्ट किड्स को। द नीड फॉर पेरेंट्स टू कंट्रोल देयर किड्स, जो पेरेंट्स को जो मीन्स आवश्यक है कि वो बच्चों को कंट्रोल करे, है ना। तो कंट्रोल की वर्ड इज द रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, रिलेशनशिप के बारे में। द डिफरेंट वेज इन विच चिल्ड्रन ट्राई टू प्लीज एडल्ट्स, किस प्रकार से बच्चे जो है चिल्ड्रन ट्राई टू प्लीज एडल्ट्स, बच्चे बड़े को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किसके बारे में दिखाती है? इंस्ट्रक्शंस जो एडल्ट देते हैं, ठीक है, मैं किंग वर्ड दिया। कंट्रोल जो करते हैं पेरेंट्स बच्चे को, या उनका जो रिलेशनशिप है, या बच्चे जो है वो खुश करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को। ये चारों में से कौन सा होगा? क्या थीम है, क्या इंटेंशन है, किसके बारे में बात करें पोएम में? यस, 10 सेकेंड्स। So this would be the answer A, the instructions that adult give the kids, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल करने के बारे में, ये रिलेशनशिप के बारे में, ये बच्चे जो कुछ करेंगे वो नहीं है। इंस्ट्रक्शंस जो है एडल्ट हमेशा बच्चे को देते रहते हैं, यू नो, द डैंगिंग एटीट्यूड, दैट इज द मेन थीम और द सेंटर पॉइंट, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। How are trees useful for birds? Trees, value based question, right? Trees किस प्रकार यूजफुल है बर्ड्स के लिए? How are trees useful for? वैल्यू, इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। टू बिल्ड नेस्ट, नेस्ट बनाने के लिए, तो पक्षियों जो नेस्ट बनाने के लिए पक्षियों उसमें बैठ सकते हैं, या ये सब, या टू प्ले, खेलने के लिए पक्षियों को उसमें पेड़ पे खेल सकते हैं, या तीनों ए बी डी तीनों है, तो ऑल ऑफ दिस करना है। 10 सेकेंड स्टार्ट करते हैं। यस, टाइम ओवर। एग्जाम से पहले तो आपको एक वीडियो देख ही लेना है चैप्टर्स करने पहले, क्योंकि इसमें आपके पूरे कोर्स, स्पेशली फर्स्ट टर्म के, पूरे कोर्स फर्स्ट टर्म के उसको चैप्टर्स को, पोएम को, दोनों बुक के कवर करने की कोशिश की है, और आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा बिफोर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, एंड यू विल गो विद कॉन्फिडेंस। यस, yes, I was just seeing the comment box. A is the right answer to build nest, बैठने के लिए नहीं, A is the correct answer। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ऐसा लगता है कि हाँ बैठ भी सकते हैं हम लोग, खेल भी सकते हैं, लेकिन पोएम में क्या है वही आपको राइट आंसर चेक करना है, ठीक है। सो MCQ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें यही है, वैल्यू कौन सा है यहाँ, एसेंशियल रीजन। देखिए अभी मैं इसको ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, आपको करना पता है क्या है। अब पोएम के बेस पे यहाँ एसेंशियल रीजन है। कौन सा पोएम आप समझ गए होंगे? चिल्ड्रन यूज ट्रीज फॉर द गेम, ट्रीज है ना, ट्रीज पोएम में से। चिल्ड्रन यूज ट्रीज फॉर द गेम्स, दे डू देयर होमवर्क अंडर द ट्री। पहले एसेंशियल जो बोल रहा है
चिल्ड्रन जो है ट्रीज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं गेम्स के लिए, खेलने के लिए। सेकंड में जो दे डू देयर होमवर्क, वो अपने होमवर्क करते हैं पेड़ों के नीचे। अब मैंने बोला जैसे कि हो सकता है कई जगह पे पेड़ के नीचे बैठ के करता है, लेकिन आपको देखना है कि ये पोएम के अंदर, ट्रीज पोएम के अंदर बताया कि नहीं ऐसी चीज़, तो वो इम्पोर्टेंट। बाकी ऐसे सेंटेंस कोई गलत नहीं होते है ना, कोई बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के भी होमवर्क कर सकता है और करता भी होगा, ठीक है। लेकिन ये पोएम के अंदर क्या संकेत किया है उसके मुताबिक आपको ये सेंटेंस देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पहले ये देख लो, ठीक है, ये दोनों। फिर अगर इसमें से एक गलत है तो ये दो में से एक आंसर होगा, दोनों सही है तब जाके आपको ये भी देखना है, राइट, और इसमें से कौन सा राइट है। तो पहले ये देखेंगे, राइट, और फिर बाद में ये देखेंगे। अब बाकी आप समझ गए क्या करना है। पहले में ये दोनों सही है, और सेकंड जो है आर जो है वो सेकंड ए का एक्सप्लेनेशन है, नॉट सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। सेकंड में जो है बी विकल्प में लिखा है दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी आर जो सेंटेंस है नीचे जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर है तो ए होगा, नहीं है तो बी होगा, राइट। और सी डी क्या है कि एक गलत है कोई, तो इसमें से देख, बस इतना काफ़ी है आपको। बाकी पहले मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, ओके। आपको दिया जाता है 10 सेकंड, इस वीडियो को पोस्ट करके आप कर सकते हैं। यू वॉचिंग लेटर 10 seconds. Yes, what will the answer? C. A is true but R is false. सही है। पहले मैंने आपको संकेत कर दिया, पहले नीचे का देखना है, नीचे यानी विकल्प कौन सा सी है डी है, राइट है। तो यहाँ देखिए मैं दोनों में से एक गलत है तो खत्म हो गया बात, फिर आपको ये देखना ही नहीं है दोनों, ठीक है। तो A is true but R is false, तो पहले वाक्य सही है, चिल्ड्रन यूज ट्रीज फॉर द गेम्स, पोएम में लिखा हुआ है गेम्स के लिए, लेकिन होमवर्क जो है वो करते पेड़ के नीचे बैठ के, ऐसे कुछ वो पोएम में नहीं दर्शाया है, तो ये गलत वाक्य सेकंड। तो सेकंड गलत वाक्य मीन्स आर इज फॉल्स। तो फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा होगा, ए और आर होगा, फर्स्ट इज ए सेकंड इज आर, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो दिस जगह सी जो है आपका राइट आंसर है। अगर पहला वाला गलत होता है तो आपका होता है ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स, दूसरा राइट है, तो दोनों में से एक रॉन्ग एक राइट है, तो सी डी में से पसंद करना है। दोनों राइट है तो फिर आपको ए या बी में से, ओके। हाउ द फ्रेंड्स मिस्ट्री, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा एसेशन रीजन का कैसे करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सब में इंटरप्रेट करेंगे आपका एनालिटिकल माइंड। हाउ द फ्रेंड्स मिस्ट्री सॉल्व, कौन सा है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, राइट, पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, लास्ट पोएम ऑफ द फर्स्ट टर्म कोर्स। हाउ द फैंस मिस्ट्री सॉल्व, फैन का मिस्ट्री कैसे सॉल्व, फैंस मिस्ट्री वो सॉल्व व्हेन समबडी ब्रोक इट, किसी ने उसको तोड़ दिया। देखिए पूरे वाक्य में कीवर्ड है ना, उसको ही समझना है आपको, कि बच्ची जो है पूरे वाक्य को एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करने, वैन को क्या कहते हैं हिंदी में, बॉस क्या कहते हैं, ऐसे करोगे तो आप इंग्लिश नहीं समझोगे, आइडिया पकड़ना है आपको। द फैंस मिस्ट्री वो सॉल्व व्हेन समबडी ब्रोक इट, फैंस का मिस्ट्री कैसे सोल्व हुआ था, कैसे सोल्व हुआ था, जब किसी ने उसको तोड़ा था, किसको, फैन को तोड़ा था। फैन कैसे सोल्व हुआ, तो इसको सिर्फ आपको ऐसे समझना है कि ये राइट साइड में जो है उसी के आधार पे सोल्व हुआ, जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड somebody broke it, उसी प्रकार somebody carried away, कोई उसको लेके गया, somebody oiled his motor, किसी ने कोई उसके मोटर को ऑयल किया, टाइम इसमें somebody discarded it, कभी किसी ने उसको डिस्कार्ड किया, डिस्कार्ड यानी उसको अवॉइड किया। तो कैसे सोल्व हुआ मिस्ट्री फैन का, अगर किसी ने उसको इट या स्टैंड्स फॉर फैन को तोड़ दिया तो सोल्व हो गया मिस्ट्री, उसको उठा के लेके गए थे, या उसके मोटर को ऑयल किया, या उसको डिस्कार्ड किया, उसको दूर कर दिया, उसको अवॉइड किया। तो ये चार में से कौन सा विकल्प होगा, 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
is visible. This time over. तो क्या आंसर होगा? Yes, C. The fans must was solved when somebody oiled his motor. किसी ने उसके मोटर को ऑयल किया तो उसका जो रेशियो था, कौन सा रेशियो था? टॉकिंग, इट वाज टॉकिंग कंटिन्यूसली, चैटिंग, चैटर जो वर्ड यूज किया, ठीक है। तो चैटर स्टॉप, यानी उसमें से जो आवाज़ आ रही थी फैन में से वो बंद हो गया क्योंकि किसी ने उसके मोटर को ऑयल किया। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी है। केस स्टडी कैसे करना आपको समझ गया कि एक पैराग्राफ दिया रखा है, उसके नीचे पे क्वेश्चंस होंगे, 3 या 5 हो सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को समझ लेना है और उसके आधार पे क्वेश्चंस है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all others coming from the opposite direction by touching the feelers. Ant uses its feelers or antenna. Ant क्या करता है? फीलर या एंटीना उसका जो यूज करता है बात करने के लिए, by passing messages through them. और वो जो एंटीना है या फीलर है उसमें से मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को। Watch a row of ants मूविंग अप और डाउन द वॉल। दीवार पे आपने देखा होगा एक लाइन में एंड्स जो आपस में आते हैं, मुलाकात करते हैं। ईच एंड ग्रीट्स ऑल अदर, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। कैसे? फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक सामने से लाइन आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, तो देखो दोनों आपस में ग्रीट करते हैं। कैसे? बाय टचिंग देयर फीलर्स, है ना। तो मैंने अंडरलाइन कीवर्ड कर दिया, पर उसके आधार पे आप क्वेश्चंस आपको ट्राई कीजिए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज हियर फॉर यू, यू आंसर विद इन 10 सेकंड। व्हाट डज एंड यूज टू टॉक विद अदर एंड्स? एंड जो है दूसरे एंड के साथ बात करने के लिए क्या यूज कर सकता है? टॉक विद अदर एंड्स, व्हाट डज इट यूज? फोन, आई, फीलर्स, मेम्ब्रेन। फोन आईज का यूज करते हैं, फीलर्स का या मेम्ब्रेन का? इस 10 सेकंड में जवाब दीजिए। टाइम ओवर। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्यूरियस कर सकते हैं। ये सी, फीलर्स, फील इज द राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स पे लिखते रहना है आपको, या आप लोग एक कागज में आंसर लिखिए और 10 सेकंड के अंदर ट्राई करना है और फिर आपको कंपेयर करना है, राइट। सो यू शुड कंप्लीट इट विद इन 10 सेकंड। हाउ डज एन एंट ग्रीट अदर एंट्स? कैसे दूसरे एंट के साथ ग्रीट करता है? ग्रीट होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हम लोग विश करते हैं एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग। हाउ डज एंट ग्रीट अदर एंट्स? फर्स्ट में कैसे करते हैं? बाय टचिंग देयर आइज, आंखों को टच करके, बाय टचिंग देयर नोज, नोज को टच करके, बाय टचिंग देयर फीट, पैरों तले मैसेज पास करते हैं या ग्रीट करते हैं, बाय टचिंग देयर फीलर्स या फीलर्स को टच करके। कैसे? 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। आइज को टच करके, नोज को, फीट को या फीलर्स को? यस, टाइम ओवर। आंसर विल बी by touching the feelers, D. Yes, you're getting right. One more question. तो ये देखो, ये तीनों क्वेश्चन उसी के हैं, है ना, जो ऊपर जो पैराग्राफ दिया है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फीलर्स? फीलर्स का दूसरा नाम क्या है? ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, राइट। अब नहीं बता रहा है आपको। एंटीना, आइज, कंपाउंड आई, मेम्ब्रेन, 4 विकल्प है, कौन सा होगा? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। इट्स नथिंग मच टू डिस्कस और ट्रांसलेट एंड ऑल, आराम से आपको मिल जाएगा आंसर। पैराग्राफ को वापस रिफर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यस, टाइम ओवर। द करेक्ट आंसर इज एंटीना। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एंटीना, एंटीना ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंट इज विलिंग टू बी फॉर हैविंग डन। एलिफेंट जो है, एलिफेंट का पार्ट आपको पता चलिए कौन से पार्ट से हैं, ठीक है। इट इज फ्रॉम द चैप्टर गोलुग्रोसेनोस। एलिफेंट इज विलिंग टू बी डैश फॉर हैविंग डन रॉन्ग। अगर उसने गलती की है तो वो तैयार है, किसके लिए? उसको कोई विप करेगा तो उसके लिए तैयार है, पनिश लेने के लिए तैयार है, तारीफ के लिए लाउडेड, दैट इज समथिंग लाइक प्रेस ओनली। तो किसके लिए तैयार है वो? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर गोलुग्रोसेनोस। इस वक्त चैप्टर आइडेंटिफाई करना है आपको। यस, टाइम ओवर। यस, समर रिटर्न करेक्ट आंसर। विप और पनिश इसमें कंफ्यूज होगा। विल टू बी पनिश, कोई भी प्रकार के पनिशमेंट के लिए वो तैयार है अगर उसने गलती की है,
wrong and is willing to get punished. B is the correct answer. And the last one of this video. Come here, one and I'll whisper the answer to you. Why did the crocodile say this? Crocodile ने ऐसे क्यों बोला? बाजू में आओ, मैं आपके कान में बात करता हूँ, जवाब देता हूँ. क्रोकोडाइल, अभी क्रोकोडाइल तो मंकी एंड क्रोकोडाइल अगर मत समझिए कौन सा पार्ट है आपको आइडेंटिफाई. तो लास्ट तक की टेक्निक है कि कोई भी चीज़ है तो उसको लास्ट तक आपको पढ़ना है. लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया है कौन सा चैप्टर का. देखो यहाँ गोलू भी दिखाई दे रहा है ना, गोलू तो कौन सा चैप्टर का है? एलिफेंट है यहाँ, एलिफेंट करी में भी है, गोलू में भी है ना. तो लेकिन आपको यहाँ आइडेंटिफाई कर, तो गोलू नाम लिखा हुआ तो पता चल गया आपको गोलू ग्रोसेनोस, तो उस पर आप आंसर ढूंढोगे, राइट. अब इसमें से कौन सा होगा? क्यों उसने क्रोकोडाइल ने ऐसे कहा कि बाजू में आओ, मैं आपके कान में जवाब देता हूँ. क्योंकि तो क्रोकोडाइल सेड दैट बिकॉज ही कुड नॉट गेट अप. देखो यहाँ बिकॉज ये कॉमन है यहाँ तक, है ना, सब में बिकॉज. इसको रिपीट नहीं करते. क्रोकोडाइल ने कहा क्योंकि वो उठ नहीं पाता था, इसलिए उसने बोला बाजू में आके बोलो. बिकॉज ही वॉज टू लेजी, क्योंकि वो आलसी था. गोलू वॉज डेफ, गोलू बहरा था. गोलू ही वांटेड टू ईट, गोलू को खाना था. किसकी वजह से उसने बाजू में बुलाया कि कान में बताता हूँ? क्योंकि उठ नहीं सकता था, लेजी था, या गोलू. सीबीएसई ने नया पैटर्न स्टार्ट किया है